देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 2014 में गुजरात के विकास पथ से एक चेहरा देश के राजपथ की तरफ देख रहा था और पूरा देश उस चेहरे की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से निहार रहा था। देश को लग रहा था कि यही चेहरा देश के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, उम्मीदों को पूरा कर सकता है। इस चेहरे का नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने जब जनता के बीच उम्मीदें भरनी शुरू की तो चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, मोदी मोदी मोदी। अब की बार मोदी सरकार। हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी अपने इतिहास में पहली बार बहुमत के साथ अपने दम पर संसद पहुंची। मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 5 साल ऐसा काम किया कि 2019 के चुनाव में बीजेपी 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 303 अपने ही दम पर लेकर आ गई और मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और 5 साल बाद 2024 में एक बार फिर से वो दिन आ रहा है जब मोदी कहेंगे कि मैं शपथ लेता हूं। लेकिन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेना आसान नहीं। मोदी के 10 साल के काम और विश्वास वो वजह जिन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर एक बार फिर से लोकतांत्रिक देश के अंदर मजबूती से आगे लाकर खड़ा कर दिया। आज हम आपको बताएंगे मोदी इरा के साथ मोदीनोमिक्स का पूरा अपराजित गणित, अजय गणित, जिसके दम पर मोदी हर बार कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि 14 से 24 के बीच में क्या बदला, जरा देखिए। 14 से 24 के बीच में उम्मीद थी, तरंग थी, उमंग थी और देखिए 2014 में उम्मीदों का चुनाव था और उम्मीदों के चुनाव के दम पर यह चेहरा देश के अंदर प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित हुआ। जन सेवक कहिए या प्रधान सेवक के तौर पर स्थापित हुआ। 2019 विकास का चुनाव था और यह चेहरा फिर से जन सेवक के तौर पर विकास पुरुष के तौर पर स्थापित हुआ। 2024 कठोर फैसलों का चुनाव और परिणाम उतने ही कठोर है और ऐसे में जो कठोर फैसलों का इरा यानी कि मोदी 3.0 की शुरुआत हो रही है, उससे पहले इस चेहरे की लोकतंत्र में कितनी आस्था और लोकतांत्रिक देश के प्रति कितना समर्पण, उसको दिखाने के लिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर उस वक्त की जब मोदी पहली बार सांसद चुने गए। मोदी जब पहली बार संसद पहुंच रहे थे तो जरा तस्वीर को देखिए। तस्वीर क्या थी? तस्वीर जैसे ही मोदी संसद के अंदर प्रवेश कर रहे थे, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को उन्होंने झुककर प्रणाम किया। उन्होंने झुककर नमन किया। जैसे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए हम मत्था टेकते हैं, बिल्कुल वैसे ही संसद की सीढ़ियों को चढ़ते हुए वो मत्था टेक रहे थे और अपना विश्वास संविधान के अंदर जता रहे थे, अपना विश्वास लोकतंत्र के अंदर जता रहे थे, अपना विश्वास संसद के अंदर जता रहे थे, अपना विश्वास देश के अंदर जता रहे थे, अपना विश्वास एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक प्रधान सेवक के तौर पर वो जता रहे थे। और जब यह तस्वीर सामने आई थी, इस तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, क्योंकि इससे पहले देश ने कई प्रधानमंत्रियों को देखा था लेकिन कोई संसद में इस तरीके से मत्था टेकते हुए एंट्री करता हुआ नजर नहीं आया था। और यहां से वो विचारधारा बनी थी कि देश में अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर सकता है, अगर कोई निष्ठा के साथ राष्ट्र के लिए समर्पित हो सकता है, तो वो चेहरा जो मत्था टेकते हुए लोकतांत्रिक मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा था। और सिर्फ इतना नहीं, 2014 का वो भाषण भी आपको सुनाते हैं जो संसद में मोदी का पहला भाषण कहा जा सकता है, जिसमें भावना थी, जिसमें आंसू थे, जिसमें संवेदना थी, जिसमें मां भारती के प्रति समर्पण था और जुबान पर राष्ट्रभक्ति थी। जरा इसको भी नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा
कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और मां के प्रति समर्पण कुछ ऐसा कि 2024 का पहला चुनाव की मां के बिना चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन मां भारती ने अपने बेटे को एक बार फिर से बहुमत के साथ लाकर अपनी सेवा के लिए चुन लिया। लेकिन 2014 और 2019 जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शपथ ली तो पूरा देश तालियों के साथ उनका अभिवादन कर रहा था, उनका स्वागत कर रहा था। तो आपको वो भी सुनाते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर वो शपथ ले रहे थे, जब 2019 में वो शपथ ले रहे थे, उस दौरान वो क्या कह रहे थे और उनके जुबान पर मां भारती किस तरीके से चल रही थी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक बार फिर से आपको सुनाई देगा। तारीख 9 जून, वक्त शाम 7:15। नरेंद्र दामोदर दास मोदी फिर कहेंगे कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी 3.0 की शुरुआत होगी, लेकिन इस शुरुआत के साथ चुनौती क्या होगी ये हम आपको बताएं। उससे पहले आपको यह बताते हैं कि मोदी की उपलब्धियां क्या है, मोदी की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि क्या है, आक्रामक विदेश नीति क्या है, देश नीति क्या है, देश के वो बड़े मुद्दे क्या हैं, देश की वो सफलता क्या है जिन्होंने मोदी को मोदी 3.0 के लिए तैयार किया और देश ने उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया। सबसे पहले मोदी की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि आपको बताते हैं, जरा देखिए। क्योंकि कहते हैं कि आक्रामक विदेश नीति के साथ मोदी ने उस तरीके से एक मैजिक चला जिसका असर हर चुनाव के अंदर नजर आया। एक तुलना भी होती है, तुलना होती है नेहरू के साथ, क्योंकि कहते हैं कि पंडित नेहरू की जो विदेश नीति थी वो विदेश नीति बेहद अलग थी और नेहरू के इतर मोदी की नीति बिल्कुल अलग है। ईस्ट और वेस्ट के समन्वय भी बिल्कुल अलग है। और शुरुआत करते हैं आक्रामक विदेश नीति के साथ। विदेशी मामलों में भारत का रुख कभी आक्रामक नहीं रहा, लेकिन चाहे पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हो या यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका को सीधा जवाब देना हो, भारत ने पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी मोदी सरकार ने रूस और अमेरिका दोनों विरोधी देशों के साथ अपने रिश्तों में निकटता बनाए रखी और ये विदेश नीति का एक बड़ा कौशल था। लेकिन नेहरू की नीति से अलग राह किस तरीके से मोदी ने चुनी। विदेशी मामलों के जानकार अक्सर भारतीय विदेश नीति को पंडित नेहरू की विदेश नीति के चश्मे से देखते हैं, जो गुटनिरपेक्ष, पंचशील और समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित थी। लेकिन समय से पहले किस तरीके से उस नीति में बदलाव मोदी ने किया और परिस्थितियों के साथ वो खुद अपनी नीति को बदलते नजर आए। दरअसल अब भारत नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुटनिरपेक्ष के बदले मल्टी अलाइनमेंट यानी कि बहुपक्ष की नीति पर चल रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत चीन और रूस की अगुवाई वाले ब्रिक्स, एससीओ और आरआईसी में है। इससे इतर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के गुट क्वाड में भी है जो चीन के खिलाफ है। और भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और रूसी S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद मामले में भी अमेरिकी आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बावजूद भारत के अमेरिका या यूरोपीय देशों से संबंध खराब नहीं हुए। भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि वो अपने आर्थिक और सामरिक संबंधों के मामले में स्वतंत्र है और अपने हितों में खुद फैसले लेता है। और यह हुआ मोदी ईरा के अंदर, यह हुआ मोदी के नेतृत्व में, जिसमें भारत बेशक एक विकासशील देश है, लेकिन मोदी के नेतृत्व में विकसित देश भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं।
और जो तीसरा बड़ा बदलाव आया, वो तीसरा बड़ा बदलाव क्या आया जरा देखिए। क्योंकि मोदी जिस नीति के साथ चल रहे हैं उसमें ईस्ट और वेस्ट में समन्वय किस तरीके से उन्होंने स्थापित किया, इसको भी समझने की जरूरत है। क्योंकि साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही अपनी विदेश नीति की रूपरेखा के संकेत दे दिए थे। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित दशक के सभी नेताओं को आमंत्रित किया था। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान पड़ोसी देशों को मदद देने के अलावा उन्होंने लुक ईस्ट की पॉलिसी भी अपनाई। पिछले 10 सालों में भारत के जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से काफी अच्छे संबंध बन चुके हैं। ये देश अब भारत में हथियार और मिसाइल खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान, सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों से भी बेहतर संबंध बनाए और ये मोदी ईरा की उपलब्धि। लेकिन सवाल यह है कि इस विदेश नीति में बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई, तो जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि मोदी ने किस तरीके से इस नीति को बदल भारत को वैश्विक पटल पर ले जाने की कोशिश की। दरअसल आज की दुनिया में भारत के लिए जो चुनौती है वो इतिहास में कभी नहीं रही। नेहरू के दौर में विश्व दुनिया दो शक्तियों के बीच में बटी थी, लेकिन आज रूस काफी कमजोर हो चुका है। अमेरिका की भी पहले जैसी स्थिति नहीं रही। उसे चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की जरूरत है। ऐसे ही मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और चुनौतियों के हिसाब से जैसी विदेश नीति होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति बिल्कुल वैसी ही नजर आई। हमारी विदेश नीति में लचीलापन भी है और दूरदर्शिता भी है, और इसी वजह से आज भारत एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ताकत के तौर पर स्थापित हो चुका है। और यह हुआ है मोदी ईरा की वजह से, मोदी के विजन की वजह से, मोदी 1.0, मोदी 2.0 की वजह से, और अब मोदी 3.0 की शुरुआत हो रही है। और दरअसल मोदी 3.0 के अंदर अनेकों चुनौतियां हैं, और इस शुरुआत के साथ जो चुनौतियां हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और हम जानते हैं कि ये जो चेहरा फिर से शपथ लेने वाला है, इन चुनौतियों का समाधान पहले ही सोच चुका हो। दरअसल इस सदी में भारत के समक्ष चीन की चुनौती बरकरार रहेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदमों को रोकना सरकार के लिए सबसे मुश्किल चुनौती होगी। इस मुद्दे पर भारत रूस की साझेदारी की राह में बाधा आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही कहा है कि यह युद्ध का दौर नहीं है, लेकिन महाशक्तियां फिर से आपस में टकराने को तैयार हैं। और इस बीच भारत पश्चिम को यह समझाने में नाकाम रहा कि उसकी मजबूती से अमेरिका या यूरोप को खतरा नहीं है, बल्कि फायदा है। शीत युद्ध के बाद एक बार फिर से शक्ति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए संकट की घड़ी है, तो दुनिया में हैसियत बढ़ाने का मौका भी, और इसकी तरफ इशारा मोदी कर चुके हैं। और मोदी 3.0 के अंदर हम मानकर चल रहे हैं कि भारत उस महाशक्ति की तरफ उभर कर आएगा जिसकी तरफ पूरा विश्व दो वजह से देख रहा है। एक विकास, उन्नति, और दूसरा शांति। और शांति दूत के तौर पर हो सकता है कि हम मोदी 3.0 के अंदर वैश्विक स्तर पर एक बड़ा उदाहरण बनते हुए नजर आए। लेकिन यह रहा मोदी ईरा। अब बात करते हैं मोदी इकोनॉमिक्स की, यानी कि मोदी के दौर के उस इकोनॉमिक्स की जिसने भारत को कहीं से कहीं लाकर खड़ा कर दिया। मोदी के नेतृत्व में दरअसल हम बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था बने हैं, और ये कैसे बने हैं जरा इसको समझने की जरूरत है। देखिए सर, मोदी इकोनॉमिक्स के अंदर हम दो देशों के साथ, एक भारत और एक ब्रिटेन, दोनों की जीडीपी की तुलनात्मक अगर स्थिति को देखते हैं तो देखिए 1980 से लेकर 1990, 1990 से लेकर 2000, 2000 से लेकर 2010 तक, और इसमें आप 14 के आसपास भी आ जाइए। यहां तक जो नीले रंग में आपको दिखाई दे रही है ये ब्रिटेन की जीडीपी है, और इसमें जो लाल रंग के अंदर आपको दिखाई दे रही है ये भारत की जीडीपी है। आप देखेंगे कि 2014 के आसपास तक आपको ये जीडीपी नीचे ही नजर आएगी, यानी ब्रिटेन के मुकाबले हमारी जीडीपी हमेशा ही नीचे रही। लेकिन जैसे ही मोदी इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है 2014 के बाद, अर्थव्यवस्था इस तरीके से बदलती है कि आप उसके बाद देखिए 2024 तक जाते जाते भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ता हुआ कहां से कहां पहुंच जाता है, और भारत दरअसल दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यह भी सच है
कि मोदीनोमिक्स के दौरान भारत के बैंक मजबूत स्थिति में है। महामारी के बावजूद भारत सरकार का खजाना स्थिर है और यह सब कुछ हो पाया मोदीनोमिक्स की वजह से, मोदी के विजन की वजह से। ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 तक मोदी के नेतृत्व में मोदी 3.0 में उम्मीद की जा रही है कि जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत हम बन जाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी मेजबानी पिछले एक दशक में, इस दौरान दर्जनों यूनिकॉर्न, और एक यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, $1 अरब से ज्यादा मूल्य वाली कंपनी ऐसे बन चुके हैं और ये मोदी इकोनॉमिक्स है। मोदीनोमिक्स का आर्थिक नजरिया कारगर होता हुआ दिखाई दिया और इसके पीछे की वजह थी एक चेहरा, जिस चेहरे का हम जिक्र कर रहे हैं, जो 3.0 के साथ फिर से आ रहा है शपथ लेने के लिए कि मैं शपथ लेता हूं प्रधानमंत्री पद की, कि देश का गौरव गिरने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा। लेकिन मोदीनोमिक्स 2 जिस तरीके से डिजिटल भुगतान की ग्रोथ हुई उसको भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देश अब बहुत आगे बढ़ चुका है। जरा देखिए डिजिटल भुगतान की ग्रोथ भारत में किस तरीके से, फिलहाल भारत टॉप पर है और उसके पीछे की वजह है मोदीनोमिक्स, जो बहुत तेजी से काम करती हुई नजर आई। जरा देखिए 2014 से 15 और 18 से 19 के बीच में किस तरीके से मोदी के आने के बाद, मोदी ईरा के शुरू होने के बाद, मोदीनोमिक्स के आने के बाद क्या रफ्तार के साथ डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई। और ये भारत का भरोसा है, क्योंकि डिजिटल प्रशासन से गरीब तबके की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। दूर दराज रहने वाले भी रोजमर्रा के सामान बिना नकदी के खरीद सकते हैं। एक पैकेट ब्रेड या बिस्किट के लिए भी QR कोड स्कैन से मामूली रकम का भुगतान कर सकते हैं और इससे डिजिटल क्रांति की बुनियाद में 3 स्तर वाले प्रशासन की एक व्यवस्था है। देश में हर नागरिक के लिए पहचान पत्र, डिजिटल भुगतान और डेटा सब बड़ा संबंध है। ये तीनों को टैक्स रिटर्न जैसी अहम निजी जानकारी तुरंत मुहैया कराता है और बैंक खातों को डिजिटल तंत्र से जोड़ने से लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार कम हुआ है। इस व्यवस्था में GDP के 1.1% के बराबर रकम बचाई जा सकती है और ये मोदीनोमिक्स है, जिसने देश की आर्थिक व्यवस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाया, किस तरीके से उसको मजबूती दी। मोदी 3.0 के लिए जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहेंगे कि मैं शपथ लेता हूं, तो अघोषित तौर पर वो शपथ लेंगे उन चुनौतियों को दूर करने की जो चुनौती उनके सामने है। तो जरा ये भी समझिए कि उनके सामने चुनौती क्या रहने वाली है, इसको भी आपको समझाते हैं। जरा देखिए मोदी 3.0 के सामने चुनौती क्या होगी। उनके सामने पहली चुनौती होगी जातिगत जनगणना, दूसरी चुनौती उनके सामने होगी NRC, तीसरी चुनौती UCC, चौथी POK और पांचवी रोजगार। और रोजगार एक बड़ी चुनौती है और उसकी तरफ हर कोई मोदी 3.0 की तरफ देख रहा है। जातिगत जनगणना इसलिए एक चुनौती है क्योंकि बिहार के अंदर वो हुई है और बिहार की JDU सरकार अब NDA का हिस्सा है। जातिगत जनगणना क्या वाकई में मोदी कराएंगे, बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना कराएंगे तो फिर एक ऐसा आंकड़ा सामने आ सकता है जो शायद सरकार आगे लाना नहीं चाहेगी। हालांकि देश के अंदर 2011 के बाद जनगणना भी नहीं हुई, लेकिन मानकर चल रहे हैं कि जनगणना अब जल्द होगी, क्योंकि 2026 में परिसीमन होना है, संसद की सीटें बढ़नी है, विधानसभाओं की सीटें बढ़नी है और उसके लिए जातिगत आंकड़ा तो नहीं लेकिन जनगणना जरूरी है। क्या जनगणना के साथ जातिगत जनगणना होगी? ये एक बड़ी चुनौती मोदी 3.0 के सामने रहने वाली है। दूसरी चुनौती जिसका हम जिक्र करें वो है NRC। अमित शाह ने CAA के बाद NRC को लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चरण दर चरण इसे भी लागू किया जाएगा, लेकिन अब NDA की सरकार में अलग अलग दलों की अलग अलग भौगोलिक और वर्तमान परिस्थितियों के चलते ये कितना धरातल पर उतरेगा ये तो फिलहाल भविष्य के घर में है, लेकिन ये चुनौती मोदी 3.0 के सामने है। इसके बाद UCC। इस समय 47 में से 32 दल UCC का समर्थन करते हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार कर पाएंगे? अगर नहीं तो किसी भी कीमत पर यह बिल पारित नहीं हो पाएगा और यह एक बड़ी चुनौती है। POK मोदी ने तीसरी बार वापसी की है। पाकिस्तान इसे अपने लिए अच्छे संकेत नहीं मानता।
वो भारत की आक्रामक नीति से परेशान है और जिस तरह से पीओके, गिलगिट बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के समर्थन में माहौल बन रहा है, मोदी का तीसरा कार्यकाल इन मुद्दों पर असर डालने वाला है। रही बात पीओके हासिल करने की, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस चुनौती से मोदी 3.0 किस तरीके से निपटता है। बहरहाल रोजगार ये मुद्दा हमेशा से रहा है। 2024 के आम चुनाव में भी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए को वो स्पष्ट बहुमत मिला है। अब एक्सपर्ट कहते हैं कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना आने से जॉब मार्केट में सुधार थोड़े समय के लिए धीमे हो सकते हैं और ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी युवाओं के साथ खुद को कनेक्ट पाती है, लेकिन अगर रोजगार डेवलप नहीं हुए तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा उपलब्धियां बहुत हैं। उपलब्धि है बीते 10 सालों के अंदर जीएसटी को लागू करने की। उपलब्धियां बहुत हैं। उपलब्धि है बीते 10 सालों के अंदर 3 तलाक का कानून लाने की। इसके अलावा धारा 370 को हटाने की, 35A को हटाने की। उपलब्धि है राम मंदिर का निर्माण करने की। उपलब्धि इसके अलावा और भी है। उपलब्धि है जिस तरीके से मोदी ने काम किया, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जिस तरीके से तिरंगा फहराया, वो भी एक बड़ी उपलब्धि। और देश के अंदर जिस तरीके से करोड़ों जन खाते खुले, ये भी एक बड़ी उपलब्धि। किसान सम्मान निधि और जिस तरीके से देश के अंदर महिलाओं के लिए योजनाएं एग्जीक्यूट हुई, आयुष्मान भारत योजना, ये एक बड़ी उपलब्धि है जो घर घर तक पहुंची, जन जन तक पहुंची। और उसी का परिणाम रहा कि 2014 के बाद 2019 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा कि मैं शपथ लेता हूं, और अब फिर से वो कहने वाले हैं कि मैं शपथ लेता हूं। लेकिन इस पूरे चुनाव में एक नैरेटिव बनाया गया। नैरेटिव बनाया गया कि मोदी सरकार अगर फिर से आ गई तो संविधान को बदल दिया जाएगा। मोदी पर आरोप था कि उनके आने से संविधान बदल जाएगा, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मोदी ने आते ही सबसे पहले संविधान को ही नमन किया और संविधान की शपथ लेकर ही वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी 3.0 की शुरुआत करेंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको उसी तस्वीर के साथ छोड़कर जाते हैं जहां मोदी ने 3.0 की शुरुआत से पहले संविधान को नमन किया। नमस्कार। मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।